हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 3 बीमा के मूल आधार के पिछले अंक से आगे बीमा के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला सिद्धांत है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यद्यपि प्रत्येक अनुबंध में सद्विश्वास होना जरूरी है, किंतु बीमा अनुबंधों में पूर्ण सद्विश्वास का होना आवश्यक है। पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत ये कहता है कि बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को आपसी पूर्ण सद्विश्वास बनाए रखना चाहिए। बीमित को बीमा करवाते समय प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य, बात, परिस्थिति को प्रकट कर देना चाहिए जो एक विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने या न करने के निर्णय, बीमा प्रीमियम व शर्तों के निर्धारण के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। उसे उन सभी सारवान तथ्यों को, मटेरियल फैक्ट्स को प्रकट कर देना चाहिए जो विद्यमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सारवान तथ्यों को छुपाना कपट माना जाता है। इस सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, बीमित को बीमा की विषय वस्तु के संबंध में जो भी तथ्य, परिस्थितियाँ व बातें मालूम हैं वे बीमाकर्ता को बता देनी चाहिए। नेक्स्ट, बीमित का किसी तथ्य के बारे में ये सोचने का कर्तव्य नहीं है कि कोई बात या तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं, उसे तो प्रत्येक ज्ञात तथ्य प्रकट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, सारवान तथ्य की श्रेणी में वे सभी तथ्य, बातें या परिस्थितियाँ शामिल हैं जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने या न करने के निर्णय, प्रीमियम और बीमा शर्तों के निर्धारण के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, बीमाकर्ता का भी ये कर्तव्य है कि वह बीमित को ये समस्त बातें जो उसके बीमा करने के निर्णय को प्रभावित करती हैं के बारे में बताए। तथ्यों को प्रकट करने की अवधि। बीमित और बीमाकर्ता का तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व बीमा प्रस्ताव करने के साथ ही समाप्त नहीं होता, वरन ये तब तक समाप्त नहीं होता जब तक बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर बीमा पत्र जारी न कर दिया जाए। अतः बीमा प्रस्ताव करने के बाद किंतु अनुबंध होने से पूर्व तक भी तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना देना बीमित का कर्तव्य है। तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व तब भी होता है जब बीमाकर्ता बीमा पत्र में परिवर्तन करवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो। यदि बीमा पत्र में कोई स्पष्ट शर्त न दे रखी हो तो बीमित को बीमा अनुबंध होने के बाद भी सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना देनी होगी। सारवान तथ्य या महत्वपूर्ण बात, मटेरियल फैक्ट्स के कुछ उदाहरण। कोई बात महत्वपूर्ण है या नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थिति अनुसार किया जाता है। सामान्यतः इसकी कसौटी ये है कि ऐसी कोई भी बात या तथ्य जो एक विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने या न करने के निर्णय, प्रीमियम निर्धारण और शर्तों को प्रभावित करता हो, सारवान तथ्य की श्रेणी में आता है। कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं। जीवन बीमा अनुबंध में आयु, स्वास्थ्य, आदतें, बीमारी, पारिवारिक इतिहास, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन एंड धंधा की प्रकृति, जीवन स्तर आदि। अग्नि बीमा में संपत्ति की संरचना, लेआउट, अभिन्यास, स्थिति, लोकेशन, माल की प्रकृति, गोदाम की स्थिति, कार्य का स्वरूप आदि। समुद्री बीमा में जहाज का आकार, माल की प्रकृति, पैकिंग आदि। दुर्घटना बीमा में मोटर बीमा में वाहन की स्थिति, चोरी बीमा में गोदाम की स्थिति, सुरक्षा के इंतजाम आदि। व्यवहार में बीमा प्रस्ताव बीमाकर्ता द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसमें बीमित से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और अनेक घोषणाएं करवाई जाती हैं। इनमें ज्ञात अज्ञात सभी दायित्व बीमित को ग्रहण करवा दिए जाते हैं। जीवन बीमा निगम बनाम शकुंतला बाई के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ठीक ही लिखा है कि बीमा कंपनियां बहुत चतुर होती हैं। वे बीमा अनुबंध में शर्त लगा देती हैं कि बीमित द्वारा बीमा प्रस्ताव और व्यक्तिगत विवरण में दिया गया प्रत्येक विवरण अनुबंध का आधार है। इसलिए बीमित द्वारा ये आश्वासन दिया हुआ मान लिया जाता है कि उसके द्वारा दिया गया प्रत्येक विवरण सत्य है। यदि वह सत्य नहीं है तो अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। पारस्परिक सद्विश्वास का दायित्व। यद्यपि बीमित और बीमाकर्ता दोनों को ही सद्विश्वास का आचरण करना चाहिए, पर बीमित का दायित्व अधिक माना जाता है क्योंकि
बीमा की विषय वस्तु के बारे में बीमित अधिक जानता है। बीमाकर्ता तो जोखिम उठाने वाला पक्षकार होता है, अतः उस पर सत्विश्वास दिलाने के लिए ज़्यादा बातें नहीं रह जाती हैं। सिद्धांत के अपवाद। निम्न बातें और परिस्थितियाँ प्रकट करना बीमित का दायित्व नहीं है। नंबर 1, वे तथ्य जो जोखिम की मात्रा को कम करते हैं। नेक्स्ट, वे तथ्य जो बीमाकर्ता को पहले से ज्ञात हैं। वे तथ्य जो सामान्य स्थितियों में व्यावसायिक प्रक्रिया में बीमाकर्ता के द्वारा ज्ञात कर लेने की अपेक्षा की जाती है। वे तथ्य जिनका मूल स्रोत स्वयं बीमाकर्ता है। वे तथ्य जो स्पष्ट और गर्भित अधिकारों में अंतर्निहित हैं। वे तथ्य जो अनावश्यक हैं। वे तथ्य जो सार्वजनिक जानकारी की प्रकृति के हैं। वे तथ्य जो देश की प्रचलित राजनियमों से संबद्ध हैं। वे तथ्य जिनके बारे में सूचना पाने से बीमाकर्ता ने मना कर दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट न करने का परिणाम। यदि बीमा अनुबंध का कोई भी पक्षकार जानबूझकर बीमा की विषय वस्तु के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। इतना ही नहीं, भूल, अज्ञान या दुर्घटना के कारण भी यदि महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किया जाता है या गलत प्रकट कर दिया जाता है तो भी इसका प्रभाव अनुबंध को व्यर्थ बना देगा। यदि कोई तथ्य अज्ञान या दुर्घटना के कारण प्रकट ही नहीं किया गया है तो बीमा अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। अगला सिद्धांत है आश्वासनों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज। ये सिद्धांत ही कहता है कि यदि पक्षकार अनुबंध में दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करते हैं तो अनुबंध की सफलता संदिग्ध है। एक सामान्य विक्रय अनुबंध में शर्तें और आश्वासन होते हैं, परंतु बीमा अनुबंध में दोनों को आश्वासन के नाम से ही जाना जाता है। बीमा अनुबंध में दिए गए प्रत्येक विवरण को आश्वासन माना जाता है। बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमित को एक निश्चित प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा देने का वचन देता है। इस सुरक्षा के वचन के साथ बीमाकर्ता कुछ शर्तें भी जोड़ देता है ताकि भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के परिवर्तन से उसकी जोखिम बढ़ न जाए। बीमा पत्र में जोड़ी गई शर्तों को ही आश्वासन कहते हैं। भारतीय समुद्री बीमा एक्ट 1963 की धारा 35 के अनुसार आश्वासन का तात्पर्य एक वचन युक्त आश्वासन से है जिसके द्वारा बीमित ये वचन देता है कि विशेष कार्य किया जाएगा या नहीं, कुछ शर्तें पूरी की जाएंगी या जिसके द्वारा वह किसी तथ्य की विद्यमानता को स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्वासन बीमा अनुबंध में दिए गए वे विवरण हैं जिसमें बीमित किसी कार्य को करने या न करने, किन्हीं शर्तों को पूरा करने या न करने, किन्हीं तथ्यों के विद्यमान होने या न होने का वचन युक्त आश्वासन देता है। आश्वासनों के प्रकार। फर्स्ट है स्पष्ट आश्वासन, जिनका वर्णन बीमा अनुबंध में स्पष्ट रूप से किया गया है। सेकंड है गर्भित आश्वासन, जो परिस्थितियाँ व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों पर लागू होते हैं उन्हें गर्भित आश्वासन कहते हैं। इस प्रकार के आश्वासनों का बीमा पत्र में उल्लेख नहीं होता है। जीवन बीमा, अग्नि बीमा व दुर्घटना बीमा में आश्वासनों का कोई महत्व नहीं होता, पर सामुद्रिक बीमा में गर्भित आश्वासन होते हैं। समुद्री बीमा एक्ट की धारा 42 व 43 में गर्भित आश्वासन के प्रावधान दिए गए हैं। उनके अनुसार निम्न गर्भित आश्वासन होते हैं। नंबर 1, यात्री बीमा पत्र में जहाज़ की समुद्री योग्यता का आश्वासन। नंबर 2, जहाज़ में लादा जाने वाला माल जहाज़ में लादने योग्य होगा। और नंबर 3, बीमा की विषय वस्तु वैध है। आश्वासन भंग के परिणाम। समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 35 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि बीमा अनुबंध में दिए गए विवरण का अक्षरशः पालन किया जाएगा। ऐसा न होने पर बीमाकर्ता अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, बीमा अनुबंध में आश्वासन भंग होने पर बीमा अनुबंध व्यर्थनीय समझा जा सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। निम्न परिस्थितियों में बीमा अनुबंध में आश्वासन भंग की स्थिति में अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी राजनियम के बनने या परिवर्तन से वह आश्वासन अवैध हो गया हो। जब बीमाकर्ता आश्वासन भंग को क्षमा कर दे, जब आश्वासन गर्भित हो और उसका अधिनियम में उल्लेख न हो। भारतीय बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार यदि जीवन बीमा में अनुबंध किए 2 वर्ष हो चुके हैं तो आश्वासन भंग के आधार पर बीमाकर्ता
आश्वासन भंग के आधार पर बीमाकर्ता बीमा अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं कर पाएगा। यदि आश्वासन भंग अज्ञानवश हुआ हो तो बीमा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं हो पाएगा। फोर्थ प्रिंसिपल है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये सिद्धांत कहता है कि बीमित बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमाकर्ता से केवल अपनी वास्तविक क्षति की ही पूर्ति करवा सकता है, लाभ नहीं कमा सकता। चूँकि जीवन की क्षति की गणना नहीं की जा सकती है, अतः जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा के संबंध में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। बीमा अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्ति तभी करवाई जा सकती है जबकि बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित सिद्ध कर दिया गया हो। वह क्षतिपूर्ति उस सीमा तक ही करवा सकता है जिस सीमा तक बीमा योग्य हित पाया जाता है। जिस सीमा तक बीमा की विषय वस्तु को क्षति हुई है उस सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करवाई जा सकती है। जीवन बीमा को छोड़कर शेष सभी प्रकार के बीमा अनुबंधों में ये सिद्धांत लागू होता है। वास्तविक क्षति की राशि ही वसूल की जा सकती है। क्षतिपूर्ति की आड़ में किसी तरह का लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति की राशि भी अधिकतम बीमा राशि तक सीमित होगी, अर्थात वास्तविक क्षति या बीमा राशि दोनों में से जो भी कम हो तक ही क्षतिपूर्ति संभव है। जैसे शाम के पास माल गोदाम है, 1 जनवरी को 1 वर्ष के लिए उसने अग्नि बीमा करवाया। 3 मार्च को गोदाम में आग लग गई। अग्नि बीमा पॉलिसी 50,000 रुपये की ली गई थी। आग लग जाने से भिन्न भिन्न राशि की क्षति की दिशा में क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार की जाएगी। 25,000 रुपये की क्षति होने पर, चूँकि बीमा पॉलिसी 50,000 रुपये की है और क्षति की राशि उससे कम है, तो पूरे 25,000 की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। 50,000 रुपये की क्षति होने पर बीमा राशि के बराबर क्षति है, अतः 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। 60,000 रुपये की क्षति होने पर बीमा राशि 50,000 रुपये ही है, अतः क्षतिपूर्ति अधिकतम 50,000 रुपये की ही की जाएगी। यदि गोदाम में माल अधिक मूल्य का रखा है और बीमा कम राशि का करवाया जाता है तो ये माना जाएगा कि बीमित स्वयं उस अधिक माल की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। बीमा पत्र में औसत वाक्य होने पर क्षतिपूर्ति। यदि बीमा पत्र में औसत वाक्य जुड़ा हुआ हो तो बीमा राशि और बीमित विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य के अनुपात में ही क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यह अनुपात निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। क्षतिपूर्ति की राशि इज इक्वल टू बीमा पत्र की राशि इंटू क्षति की वास्तविक राशि अपॉन बीमा की विषय वस्तु का क्षति के समय बाजार में। जैसे मोहन ने 4 लाख रुपए का औसत वाक्य युक्त अग्नि बीमा पत्र क्रय किया। कुछ दिनों बाद आग लगने से 3 लाख रुपए की क्षति हो गई। दुर्घटना के दिन कारखाने का मूल्य 6 लाख रुपए आंका गया। क्षतिपूर्ति की राशि इस प्रकार गणना की जाएगी। 4 लाख इंटू 3 लाख अपॉन 6 लाख बराबर 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि। जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि जीवन का मूल्य मौद्रिक रूप में नहीं आंका जा सकता है और उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति एक निश्चित अवधि के व्यतीत होने पर एक पूर्व निश्चित राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमित का वैधानिक उत्तराधिकारी बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। क्षतिपूर्ति सिद्धांत में संशोधन। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अग्नि और सामुद्रिक बीमा अनुबंध पूर्णतः क्षतिपूर्ति अनुबंध हैं। इन अनुबंधों में केवल क्षतिपूर्ति ही कराई जा सकती है, किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाया जा सकता है। किंतु सिद्धांत को व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित रूप से अपनाया जाने लगा है। फलतः बीमा में निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। नंबर 1, व्यवहार में देखा जाता है कि बीमित को कुछ वास्तविक टेंजिबल और कुछ अवास्तविक इनटेंजिबल हानियाँ होती हैं। अतः बीमा पत्र की शर्तों में दोनों प्रकार की हानियों की पूर्ति का प्रावधान किया जाता है। आजकल कारखाने का अग्नि बीमा करते समय न केवल अग्नि से होने वाली क्षति का बीमा किया जाता है, वरन कारखाने की पुनर्स्थापना का भी बीमा किया जाता है।
परिणाम स्वरूप बीमित को पुराने के स्थान पर नई मशीनें लगाकर दी जाती हैं और इससे बीमित बेहतर लाभ की स्थिति में आ जाता है। ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का संशोधन का प्रतीक है। सेकंड है, इसी प्रकार आजकल परिणामिक हानियों कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस की पूर्ति का बीमा भी किया जाता है। परिणाम स्वरूप बीमित को केवल वास्तविक हानि की पूर्ति ही नहीं की जाती, वरन वे संभावित लाभ जो कारखाना चालू रहने की स्थिति में मिलते की भी क्षतिपूर्ति की जाती है। थर्ड, आजकल मूल्यांकित वैल्यूड पॉलिसीज़ भी जारी की जाती हैं। इसके अंतर्गत बीमित को क्षति होने पर बीमा पत्र की संपूर्ण पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, चाहे हानि कम ही क्यों ना हुई हो। समुद्री बीमा में भी आजकल माल कार्गो के व्यापारिक मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाने लगा है। ऐसे में क्षति होने पर माल के वास्तविक मूल्य के अलावा बाजार मूल्य से या पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार आजकल क्षतिपूर्ति के पारंपरिक सिद्धांत में व्यावहारिक परिवर्तन से आपसी समझौते के आधार पर वास्तविक क्षति की राशि से अधिक राशि का भुगतान होने लगा है। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की विशेषताएं। बीमित बीमा अनुबंध के अंतर्गत अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। नंबर 2, क्षतिपूर्ति के लिए बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य होना आवश्यक है। क्षति की पूर्ति बीमाकृत राशि की सीमा में ही कराई जा सकती है। क्षतिपूर्ति की राशि वास्तविक क्षति की राशि के बराबर से अधिक कभी भी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, बीमा के अंतर्गत लाभ नहीं कमाया जा सकता है, किंतु लाभों की हानि से सुरक्षा का बीमा करवाकर लाभों में हुई हानि की पूर्ति की जा सकती है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बीमित को वास्तविक हानि को सिद्ध करना पड़ता है। जीवन की क्षति का मुद्रा में अनुमान लगाना संभव नहीं है, अतः जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्षतिपूर्ति करवाने के बाद बीमित के तृतीय पक्षकारों के प्रति अधिकारों के लिए स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का महत्व। नंबर 1, जानबूझकर हानि पर रोक। यदि क्षति होने से लाभ कमाने का अवसर दे दिया जाए तो लोग बीमित संपत्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाएंगे और इस सिद्धांत के कारण वास्तविक क्षतिपूर्ति ही संभव है, अतः जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं होगा। संपत्ति की उचित देखरेख व लापरवाही नहीं बरतना। सार्वजनिक हितों की सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट होने से रोकना। प्रीमियम में कमी, अधिक हानि होने या लाभ कमाने की प्रवृत्ति की स्थिति में बीमाकर्ता को अधिक दावे चुकाने पर वह अधिक प्रीमियम लेगा। बीमा अनुबंध की वैधता। इस सिद्धांत के अभाव में बीमा अनुबंध जुए के समान होगा और व्यर्थ होगा। अधिक बीमा और अल्प बीमा ने सिर्फ वास्तविक मूल्य का बीमा ही लाभप्रद होगा। क्षतिपूर्ति सिद्धांत का पालन। संपत्ति बीमा में यथा अग्नि, चोरी, डकैती बीमा, समुद्री बीमा आदि। दायित्व बीमा में तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व आदि के बीमा में। विश्वसनीयता बीमा में किसी व्यक्ति की गारंटी, भुगतान गारंटी आदि। जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना में लागू नहीं। क्षतिपूर्ति की विधियाँ। नकद भुगतान विधि। क्षतिपूर्ति नकद राशि के रूप में वास्तविक क्षति तक करना। मरम्मत विधि। इसमें बीमाकर्ता क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत करवाकर पुनः उसके पूर्व रूप में लाने का कार्य करता है। प्रतिस्थापना। क्षतिग्रस्त संपत्ति के साथ पर नई वैसी विषय वस्तु प्रतिस्थापित करना। पुनर्निर्माण। स्थायी संपत्तियों जैसे भवन आदि में नष्ट होने पर भवन का पुनर्निर्माण कराना। बीमा के कुछ अन्य सिद्धांत अगले अंक में जारी रहेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह-आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुजर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।